हेलो स्टूडेंट्स, आरकेडमी में तुम लोग का स्वागत है। सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियर वाले लोग, मैं आज एफईए का फर्स्ट टॉपिक तुम लोग को सिखाने जा रहा हूं जो फर्स्ट मॉड्यूल में आता है। यस, जिसे हम लोग बोलते हैं गैलरकिन मेथड, या फिर एक दूसरा नाम भी आता है जिसे बोलते हैं वेटेड रेसिडुअल मेथड। दोनों में से सबसे फेमस नाम गैलरकिन होता है। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते वो देखते। इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है, तो स्टार्टिंग में तुम लोग का इसका स्टेप्स याद रखना है। तो यस, स्टेप्स याद रखो। सो द फर्स्ट स्टेप विल बी अज्यूमिंग पॉलिनोमियल इक्वेशन। हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को अज्यूम करना होता है। एंड ये स्टेटमेंट जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तुम लोग को सेम एज इट इज नहीं लिखना है। तुम लोग को क्या करना है, अपने कॉलेज का जो फैकल्टी है जो कैसे सिखा रहे हैं, वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो लिखना चाहिए। द पॉइंट इज, पेपर कॉलेज वाला चेक करने वाला है, तो उसके हिसाब से आपको कॉलेज के फैकल्टी के जो स्टेटमेंट्स है, जो अनाउंसमेंट वो लोग करते हैं, वो लिखना चाहिए। तो यस, अज्यूमिंग पॉलिनोमियल इक्वेशन, एंड इसके लिए हमेशा याद रखो कि n+1 अज्यूम करना है। नहीं समझा? मैंने न्यूमेरिकल चालू भी नहीं किया, मैं सिर्फ तुम लोग को ये स्टेप्स याद रख रहा हूँ कि ये कैसे याद रखना चाहिए। सेकेंड स्टेप होता है कि हम लोग को यहाँ पे अज्यूम करने के बाद बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करना है। बाउंड्री कंडीशंस, अभी बाउंड्री कंडीशंस कहाँ पे मिलेगा, तो वो गिवन रहने वाला है। सो बाउंड्री कंडीशंस का भी लोड नहीं लेना है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस तुम लोग को उसे अप्लाई करना है। यहाँ पर अप्लाई करने के बाद तुम लोग को दो वैल्यूज मिलेगा, एक रहेगा C0, दूसरा रहेगा C1। ये कहाँ से आया? अरे रुको, मैंने अभी तक चालू किया नहीं है, बस स्टेप्स याद रखो। एक बार ये दो स्टेप्स अप्लाई हुआ, तुम लोग को फिर इक्वेशन नंबर 1 जो अपना पॉलिनोमियल इक्वेशन रहेगा, उसमें ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। C0 और C1 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके y का इक्वेशन बनाना है। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 4, एक बार ये y का इक्वेशन बना, उसके बाद तुम लोग को रेसिड्यू वाला इक्वेशन फाइंड आउट करना है। यस, रेसिड्यू इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, तो वो क्वेश्चन से ही मिलने वाला है। बस मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ, उसे याद रखना है। एक कंडीशन है, वो याद रखो कि इक्वेशन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इक्वेशन जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके राइट में हमेशा 0 होना चाहिए। अगर वो वहां पर है तो तुम लोग को रेसिड्यू मिलेगा। समझो वहां पर 0 नहीं है तो उसे घुमाओ। अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो यहाँ पर आने के बाद प्लस होगा। ये 4 स्टेप कंपलसरी करना है। नेक्स्ट, 5th स्टेप, जहां पर तुम लोग गैलरकिन मेथड को अप्लाई करने वाले हो, एंड इसका एक फॉर्मूला याद रखो, इंटीग्रेशन a to b wi इंटू r dx इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला है। यस, फॉर्मूला है, याद रखो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये जो a to b मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, गिवन, ये लिमिट्स होता है। ये wi तुम लोग को स्टेप नंबर 3 में ही मिलने वाला है, रेसिड्यू तुम लोग को स्टेप नंबर 4 में मिलने वाला है। यस, तुम मेरा स्टेप्स अच्छे से फॉलो करो, 5 स्टेप, एंड तुम लोग का गैलरकिन का 10 मार्क, मैं सेमिस्टर की बात करो, प्रीवियसली 12 मार्क्स के लिए होता था, अभी 10 मार्क के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आएगा। तो ये न्यूमेरिकल बहुत ईजी होने वाला है। तो ये स्टेप्स फटाफट याद रखो, एंड हम लोग न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ओके, ये अपना न्यूमेरिकल है। क्या बोला है? सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग गैलरकिन मेथड। देखो, आइडेंटिफिकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा बोला है, गैलरकिन मेथड से ही करना है। नेक्स्ट, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है। यस, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पहली बार सुन रहे हो तो ये डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव ऐसा कंबाइंड रहता है। नेक्स्ट, लिमिट्स भी क्वेश्चन में गिवन है। क्या बोला है? बाउंड्री कंडीशंस दिया है, बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, उसका भी कोई लोड नहीं है। बचा सिर्फ ये वाला पार्ट, ये मैं तुम लोग को लास्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या करना है। सिंपल होता है। चलो, इसके बाद 1 मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा साइड में रखते हैं, न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही तुम लोग को क्वेश्चन मिलता है, स्टेप नंबर 1 क्या था अपना? पॉलिनोमियल इक्वेशन को अज्यूम करो, एंड उसमें मैंने बोला था n+1। अभी उसका मीनिंग बताता हूँ। सो सॉल्यूशन का स्टेप नंबर 1, पॉलिनोमियल इक्वेशन को अज्यूम करना है। सो अज्यूमिंग polynomial equation
पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड वो अपना n+1 होता है। n+1 मतलब क्या, क्वेश्चन में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर वो है मेरा 2। तो जब मैं यहाँ पर अज्यूम करूंगा तो 2+1 मतलब एक पावर ज्यादा रहेगा। सो देयरफॉर मैं अज्यूम करता हूँ y इक्वल्स टू c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब। वापस ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर कितना लेना है। देखो अगर यहाँ पर सिर्फ dy/dx होता मतलब पावर 1 होता तो उससे एक ज्यादा मतलब मैं यहीं पर रुकता x स्क्वायर तक। अभी स्क्वायर आया तो मैं क्यूब तक रुका हूँ, अगर क्यूब आएगा तो पावर 4 तक जाऊंगा। लेकिन इतना नहीं होता, हमेशा 2 पावर तक ही आता है। सो मुझे 3 पावर तक इसे अज्यूम करना है, क्यूब तक ही। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बना। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अभी स्टेप नंबर 2 मेरा बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने का स्टेप है। सो अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते वक्त तुम लोग को एक चीज पे ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशंस गिवन दिया है उसमें क्या क्या दिया है एक बार देखो। देखो फर्स्ट इक्वेशन बोला है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। मैं मीनिंग बताने वाला हूँ लेकिन सुनो मैं अभी के लिए क्या बोल रहा हूँ। सिर्फ y दिया है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में y है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, y डैश बोला है। मेरे पास y डैश अवेलेबल नहीं है तो मुझे y डैश को बनाना चाहिए। तो पहले बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने से पहले मुझे वो y डैश निकालना चाहिए। यस, ये स्टेप इंपॉर्टेंट होता है कि तुम लोग को बाउंड्री कंडीशंस चेक करना है। y डैश चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, मुझे विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेशन लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव में दो ही फॉर्मूला है, एक तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वाला अप्लाई होने वाला है एंड दूसरा होता है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n। दो फॉर्मूला। सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x रेज टू n का आता है n, x के ऊपर n-1। दो फॉर्मूला, दैट्स इट। मुझे बताओ x के साथ डेरिवेटिव चले तो ये y के जगह पर मैं तो y डैश लिखूंगा। नेक्स्ट ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बोला है, 0। अच्छा यहाँ पर x है, सिर्फ x रहेगा तो c1 मेरा डेरिवेटिव हुआ, बाजू वाला डेरिवेटिव होता है, दैट्स इट। अगर सिर्फ x रहेगा तो पावर में कुछ नहीं रहेगा तो। नेक्स्ट अगर x स्क्वायर बोला है तो फॉर्मूला n x रेज टू n-1, फॉर्मूला अप्लाई किया। अगेन सेम n x रेज टू n-1, फॉर्मूला अप्लाई किया। तो ये डेरिवेटिव के दो फॉर्मूला के बाद मुझे y डैश का इक्वेशन भी मिला है। मेरे पास दो इक्वेशन है, इसके बाद मैं बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर सकता हूँ। चलो अभी के लिए मैं ये डेरिवेटिव वाले फॉर्मूला हटा देता हूँ, अपना ये डेरिवेटिव का काम हो चुका है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप, बाउंड्री कंडीशंस। सो अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, ये मुझे क्वेश्चन से मिला। अभी इसका मीनिंग बताता हूँ। y का वैल्यू 1 है, क्या बोला, y का वैल्यू 1 है, लेकिन कब, जब मेरा x का आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। नहीं समझा, मैं और एक बार बोलता हूँ। राइट में जो रहेगा ना वो y है और ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा वो x है। तो सिंपल, इसमें से मुझे दो वैल्यूज मिला है, x का वैल्यू 0 मिला है और y का वैल्यू 1 मिला है। अभी ये दोनों भी वैल्यू मैं कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि y बोला है ना तो y रहेगा तो इक्वेशन 1, y डैश बोला तो इक्वेशन 2। तो ये तुम लोग को समझना चाहिए। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, y के जगह पर मैं उसका वैल्यू लिखूंगा 1, c0 एज इट इज आएगा और जिधर जिधर x है उधर सब जगह पर मैं 0 लिखने वाला हूँ, 0। सो दैट मीन्स मेरा c0 का आंसर क्या आया, 1 आया। देखो ना मैंने क्या बोला था, जब हम लोग बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे ना हमें दो वैल्यू चाहिए, c0 और c1। उसमें से मुझे c0 का आंसर मिला है। सेकेंड वैल्यू के लिए सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। सो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, y डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू 0.1। मैंने क्या बोला, राइट में हमेशा y रहेगा, ब्रैकेट में हमेशा x रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू क्या है मेरा 1 और y डैश का वैल्यू क्या है मेरा 0.1। हाँ, y
डैश बोला है, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 में जाना है। सो इक्वेशन 2 बिकम्स y डैश की जगह पर मैं उसका वैल्यू लिखूंगा 0.1 इक्वल्स टू C1 एज इट इज रहेगा, C1 एज इट इज है 2x C2, x की जगह पे मुझे वैल्यू क्या लिखना है 1, सो ये मेरा आएगा 2C2 प्लस x के जगह पे अगेन मैं 1 रखूंगा तो ये आएगा मेरा 3C3। अभी इधर 3 लोग आए हैं C1 C2 C3, कन्फ्यूज नहीं होना आहे। मी काय बोललो जिथे C1 आहे C0 चूज केलंय, सेकंड वाला C1 येणार, C0 और C1 फिक्स रखने का, प्रोसेस सेम रखो। तो अभी मैं यहाँ से C1 को ही चूज करूंगा, बाकी के लोग को भेज दूंगा, अलग जगह पर भेज दूंगा तो वो माइनस हो जाएगा। सो 0.1 माइनस 2C2 माइनस 3C3 दैट्स इट। मुझे C0 मिला, मुझे C1 मिला, ये दोनों भी वैल्यू मुझे एज इट इज सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। देखो ना, अपना स्टेप नंबर 3 वही था ना, एक मिनट। स्टेप नंबर 3 जो था वो क्या बोल रहा था कि इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करो एंड तुम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा, y का एक नया इक्वेशन मिल जाएगा। सो दैट मीन्स थर्ड स्टेप, सब्स्टिट्यूटिंग C0 and C1 in equation 1, so therefore y equals to 1, C0 के जगह पर C0 का वैल्यू, C1 की जगह पे उसका वैल्यू, सो प्लस 0.1 माइनस 2C2 माइनस 3C3 x प्लस C1 के जगह पर उसका वैल्यू, C2 और C3 के वैल्यूज लिखता हूँ। सो C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब। अभी ये थोड़ा है ना बहुत बड़ा इक्वेशन होने वाला है, तो इसे आराम से सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 3 हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे कि इक्वेशन 1 में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन इसे सॉल्व भी करना है। सॉल्व करना है मतलब कि जो बाहर वाला x है इसे अंदर मल्टीप्लाई करो। सो y इक्वल्स टू 1 प्लस 0.1x माइनस 2C2x माइनस 3C3x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब। ये एकदम नीट एंड केयरफुली जाना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तुम लोग का पूरा न्यूमेरिकल जाएगा। तो इसके आगे C2 और C3 को एक साथ करना है। तो ये पहला तो मैं C2 को एक साथ करता हूँ, एक ब्रैकेट डालो, C2 लिखो और ब्रैकेट रखो। कैसे करोगे, देखो C2 के बाजू में क्या लिखा है -2, C2 के बाजू में क्या लिखा है +x स्क्वायर। नेक्स्ट C3 के लिए भी सेम, C3 के बाजू में क्या लिखा था -3x और यहाँ पर क्या लिखा है +x क्यूब। तो ये तुम लोग को याद रखना है। वन मोर थिंग, यहाँ पर C2x है तो यहाँ पर -2x आएगा। चलो आगे चलते हैं। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 बना है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3। चलो फोर्थ स्टेप, मुझे रेसिड्यू चाहिए। सो रेसिड्यू के लिए एक कंडीशन मैंने बोला था कि याद रखो, रेसिड्यू के लिए r अगर तुम लोग को लिखना है तो क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया है उसके राइट में 0 होना चाहिए। तो अभी के लिए वो है, तो वो इक्वेशन एज इट इज कॉपी करते हैं। डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 3x डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 6y इक्वल्स टू, नहीं आएगा, इक्वल्स टू 0 नहीं लिखना है, इधर तक ही लिखना है। ये अपना r का इक्वेशन है। क्या चाहिए मुझे, एक y चाहिए जो मिला। नेक्स्ट y का डेरिवेटिव चाहिए, बनाना चाहिए उसे। y का डबल डेरिवेटिव है, उसे भी बनाना होगा। तो उसे एक एक करके बना लेते हैं। सो पहला तो y डैश चाहिए, y डैश 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, कांस्टेंट है। 0.1x का डेरिवेटिव होगा 0.1। नेक्स्ट C2 लिखो और ब्रैकेट में चलो। पहले में आता है -2x है, ये -2x, सो पहले का डेरिवेटिव -2 आया प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आया। नेक्स्ट C3 को एज इट इज लिखो, ब्रैकेट -3x का डेरिवेटिव -3 प्लस x क्यूब का डेरिवेटिव आता है 3x स्क्वायर। डेरिवेटिव का 2 फॉर्मूला वही अप्लाई करना है। नेक्स्ट इसे और एक बार डेरिवेट करना होगा, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। वन मोर थिंग, ये डेरिवेट किया है तुम लोगों ने, लेकिन इसका स्टेटमेंट भी लिखना चाहिए कि डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट लिखा और एक बार स्टेटमेंट लिखा। चलो सेकेंड डेरिवेटिव 0.1 का डेरिवेटिव 0 आया। C2 इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। 2x का डेरिवेटिव 2 आया। चलो आगे चलते हैं C3 के लिए। वापस से पहले का डेरिवेटिव 0 होगा, दूसरे का डेरिवेटिव आएगा 6x। तो y डबल डैश इक्वल्स टू 2C2 प्लस 6xC3। y डबल डैश मिला, y डैश मिला। सारे वैल्यूज को r में सब्स्टिट्यूट करना है। सो देयरफॉर r इक्वल्स टू, पहला क्या बोला है, डबल डेरिवेटिव, तो उसका वैल्यू लिखो 2C2 प्लस 6xC3। आगे क्या बोला है, 3x और सिंगल डेरिवेटिव। सो यहाँ पर मैं 3x लिखता हूँ और सिंगल डेरिवेटिव के लिए एक ब्रैकेट डालो। सिंगल डेरिवेटिव ये वाला अपना सिंगल डेरिवेटिव है, तो इसे एज इट इज यहाँ पर कॉपी करना है। सो पहला आएगा 0.1 प्लस C2 इन ब्रैकेट क्या है, -2 प्लस 2x। सो यहाँ पर लिखूंगा -2 प्लस 2x प्लस C3 इन ब्रैकेट क्या है यहाँ पर, -3 प्लस 3x स्क्वायर। सो -3 प्लस 3x स्क्वायर, ये अपना एक ब्रैकेट क्लोज हुआ। नेक्स्ट आगे है -6y, तो -6 और y का एज इट इज ये वाला पूरा स्टेटमेंट तुम लोग को लिखना है। सो केयरफुली जाओ। पहला है 1, फिर 0.1x, फिर C2 ब्रैकेट में -2x प्लस x स्क्वायर है, प्लस C3 है इन ब्रैकेट -3x प्लस x क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। ये एज इट इज मैंने वहां पर कॉपी किया। अभी इस रेसिड्यू को आगे कंटिन्यू करने। चलो, सो देयरफॉर r इक्वल्स टू, पहला है 2C2, नेक्स्ट दूसरा है 6xC3, नेक्स्ट ये 3x को अंदर मल्टीप्लाई करो। तो एकदम केयरफुली करना है। पहला तो साइन लिखो, नेक्स्ट 3 इंटू 0.1, 0.3 बाजू में x लिखो। नेक्स्ट क्या बोला है, C2, तो पहला तो C2 को लिखो, देन नंबर को मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, लेकिन ये माइनस होने की वजह से -6 है। ये मत भूलो कि इधर x भी है, तो यहाँ पर मैं x भी लिखता हूँ। नेक्स्ट पहला तो C2 को लिखना है प्लस C2, क्योंकि देखो C2 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सो 3 2 जा 6 लिखा और x का स्क्वायर हुआ। नेक्स्ट अभी C3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है। सो पहला वाला आएगा -3C3, ये वाला -3C3 और देन प्लस 3x स्क्वायर C3, ये वाला मैंने कंप्लीट किया। अभी आगे चलो, ये -6 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये पहला वाला आएगा -6। नेक्स्ट 0.1 को मल्टीप्लाई किया तो -0.6। नेक्स्ट ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो -6C2 लिखता हूँ, लेकिन इधर अंदर ब्रैकेट में -2 भी है, तो -2x ब्रैकेट में लिखो। आगे चलते हैं, माइनस इंटू प्लस -6x स्क्वायर C2 को भूलना नहीं है। देन अगेन तो ये C3 पे थे हम लोग। C3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे होगा, पहला तो C3 लिखा, करेक्ट है। नेक्स्ट ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, तो ये 6 3 जा 18 हुआ। ये x भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने x को भी कंटिन्यू किया। नेक्स्ट पहला तो C3 लिखना है, C3 लिखो, देन प्लस इंटू माइनस -6 और यहाँ पर x क्यूब। वन मोर थिंग, प्रीवियसली जब हम लोग ये सॉल्व करें तो ये ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो वो अपना रह गया है। तो यहाँ पर मैं -3C3 की जगह पर मैं यहाँ पर -9xC3 लिखना चाहूँगा, क्योंकि देखो ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ये 3 और ये 3 भी मल्टीप्लाई होके वहाँ पर 9x स्क्वायर होगा, 9x क्यूब होगा। तो ये एक छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स है जो आगे जाके अपना पूरा आंसर रॉन्ग कर सकते हो, तो एकदम केयरफुली करना है। नेक्स्ट इतना होने के बाद C2 का एक ब्रैकेट अपने को बनाना है, जिसमें C2 के ही सारे लोग जाएंगे। तो इसमें C2 है, तो पहला 2 आया। नेक्स्ट आगे चल के ये -6x है। नेक्स्ट आगे चलने के बाद ये 6x स्क्वायर है।
नेक्स्ट आगे जाने के बाद C2 के लिए यहाँ पर है माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 12x बना और ये माइनस 6x स्क्वायर बना। तो x स्क्वायर और x सारे एक साथ कंबाइंड हो चुके, लेकिन बाहर C2 वाले लोग हैं। नेक्स्ट प्लस C3 लिखो, ब्रैकेट बनाओ। C3 में यहाँ पर 6x है तो यहाँ पर मैं 6x लिखता हूँ। आगे चलो, यहाँ पर ये माइनस 9x है तो मैं माइनस 9x लिखता हूँ। यहाँ पर 9x क्यूब है तो प्लस 9x क्यूब लिखता हूँ। नेक्स्ट C3 के लिए यहाँ पर 18x है तो मैं प्लस 18x लिखता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस 6x क्यूब है, माइनस 6x क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। ये था मेरा C2 वाले लोग, ये था मेरा C3 वाले लोग। चलो इसके बाद जहाँ पर C2 C3 नहीं है तो वो वाले लोग, तो ये 0.3x उसमें आएगा प्लस 0.3x, और ये दो लोग माइनस 6 माइनस 0.6x। चलो इतना होने के बाद फाइनली हम लोग को R कंप्लीट होने वाला है। सो देयरफॉर R इक्वल्स टू C2, ये प्लस 6x स्क्वायर और ये माइनस 6x स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ब्रैकेट में बचा 2 प्लस 6x प्लस C3 इन ब्रैकेट। केयरफुली देखो, 6x माइनस 9x माइनस 3 होता है, माइनस 3 और प्लस 18 15 होता है। सो 15x प्लस ये 9x क्यूब माइनस 6x क्यूब 3x क्यूब बना। चलो लास्ट वाला ये 0.3x और माइनस 0.6x, तो उसकी वजह से यहाँ पर माइनस 0.3x आएगा एंड लास्ट इज माइनस 6। दिस इज अवर आर्स इक्वेशन, R का इक्वेशन है ये। सो R फाइनली मिला है। लास्ट स्टेप गैलरकिन मेथड को अप्लाई करना है। अप्लाइंग गैलरकिन मेथड अप्लाई करना है मतलब क्या, इसका फॉर्मूला। सो इंटीग्रेशन a टू b wi इंटू r dx इक्वल्स टू 0। अभी ये फॉर्मूला करेक्ट है, लेकिन मेरे पास ये r का वैल्यू भी मिला है, wi किधर है? तो उसके लिए हमें स्टेप नंबर 3 में जाना होगा, जो हम लोग ये बना रहे थे ना स्टेप नंबर 3, वहां जाना पड़ेगा। सो W3 W1 और W2 के लिए हम लोग को स्टेप नंबर 3 में ये वाले इक्वेशन में जाना चाहिए। तो उसमें मैं नोट डालता हूँ कि W कहाँ से मिलता है। सो इसी इक्वेशन में W मिलने वाला है। सो WI इज कोएफिशिएंट ऑफ C2 एंड C3, C2 एंड C3। C2 के बाजू वाले को W1 बोलो, C3 के बाजू वाले को W2 बोलो। तो ये W इक्वेशन नंबर 3 स्टेप नंबर 3 से मिलता है। तो ये हम लोग को याद रखना होता है। चलो W का वैल्यूज मिला है, तो यहाँ पर मैं वो मेंशन करता हूँ कि W1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड W2 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x। ये वैल्यूज मुझे W के मिले हैं। अभी इंटीग्रेशन के टाइम पे दो इंटीग्रेशंस होंगे, सो मैं उसे भी मेंशन करता हूँ कि 0 to 1 किधर से आया, क्वेश्चन से। क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का लिमिट्स दिया था 0 to 1। चलो सो 0 to 1 W1 का वैल्यू इंटू R dx इक्वल्स टू 0 एंड ये मेरा फर्स्ट इंटीग्रेशन होगा। और सेकेंड इंटीग्रेशन 0 to 1 W2 इंटू R dx इक्वल्स टू 0। ऐसे दो इंटीग्रेशंस मुझे आगे कंटिन्यू करने, और इंटीग्रेशन करना नहीं होता, कैलकुलेटर पे सॉल्व होता है। तो कैलकुलेटर तुम लोग के साथ होना चाहिए। सो फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 to 1 W1 इंटू R dx इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेशन 0 to 1 W1 का वैल्यू था मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, R का वैल्यू है मेरे पास, ये जो छोटा वाला R हम लोग ने बनाया वो अभी वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहला आएगा C2 2 प्लस 6x प्लस C3 15x प्लस 3x स्क्वायर। सो 15x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 0.3x माइनस 6। एक बार देख लेते हैं, यस करेक्ट है। dx इक्वल्स टू 0। अभी कॉलेज का फैकल्टी बोलता है कि इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, करेक्ट है, लेकिन कैसे करना है वो नहीं बताते।
तो वो मैं अभी तुम लोग को बताने जा रहा हूँ कि कैसे करना है। क्या करना है, इस ब्रैकेट को एक बार C2 के साथ, एक बार C3 के साथ और एक बार जहाँ पर C2 C3 नहीं है उसके साथ, तीनों के साथ एक बार मल्टीप्लाई करके लिखो। कैसे लिखना है, सिंपल, 0 to 1 पहला वाला ब्रैकेट लिखो x² माइनस 2x, देन ये वाला ब्रैकेट लिखो C2 2 प्लस 6x dx, ये बना मेरा एक इंटीग्रेशन, प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 ये वाला ब्रैकेट लिखो x² प्लस 2x, नेक्स्ट दूसरा वाला ब्रैकेट लिखो C3 15x प्लस 3x² dx, प्लस तीसरा वाला इंटीग्रेशन 0 to 1 x² माइनस 2x और ये वाला ब्रैकेट माइनस 0.3x माइनस 6 dx। देखो मैंने क्या किया, मैंने इंटीग्रेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तुम लोग को भी करना है। अभी इसे तुम लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो। कैसे, कैलकुलेटर पे जहां पर मोड बटन होता है उसके ठीक नीचे इंटीग्रेशन का बटन मिलेगा, वहां पर ब्रैकेट्स को अच्छे से सब्स्टिट्यूट करो। एंड ये C2 C3 कैलकुलेटर में नहीं लिखना है, ये C2 और C3 कैलकुलेटर में नहीं लिखना है, तुम लोग को सिर्फ ये ब्रैकेट्स वहां पर मेंशन करना है। सो ब्रैकेट्स डालो, ये x कैसे डालते हैं, तो अल्फा और क्लोज ब्रैकेट होता है, अल्फा और क्लोज ब्रैकेट दोनों बटन को एक एक करके प्रेस करोगे तो x मिलेगा। तो ये कैलकुलेटर पे अच्छे से सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेशन के लिमिट्स डालो एंड उसे इक्वल टू प्रेस करो। इक्वल टू प्रेस करोगे तो तुम लोग को C2 C3 एंड एक कांस्टेंट मिलने वाला है इक्वल्स टू 0 लिखता हूँ। कैसे लिखोगे, पहला इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद इधर पहला वैल्यू आएगा, दूसरा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद C3 के बाजू में लिखना है एंड तीसरा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद यहाँ पर वो वैल्यू लिखना है। तो वो वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। पहले का वैल्यू आता है -3.833, दूसरे का वैल्यू आता है -6.95, तीसरे का वैल्यू आता है +4.125। ये कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। एंड जब तुम लोग ये वाले सॉल्व करोगे तो मंदबुद्धि जैसा पूरा मत करो, ये जो पहला वाला ब्रैकेट है ना वो तुम लोग ने ऑलरेडी वहां पर लिखा है, बस सेकेंड ब्रैकेट को चेंज करना होता है। सो थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, प्रैक्टिस करो, ये वैल्यूज तुम लोग को मिल जाएंगे। चलो सॉल्व करना है, ये दोनों जो नेगेटिव है उसको वहां पर भेजो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4.125 इक्वल्स टू 3.833 C2 प्लस 6.95 C3। सो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बना है, 3.833 C2 प्लस 6.95 C3 इक्वल्स टू 4.125। ये इक्वेशन मुझे पहले इंटीग्रेशन के बाद मिला है, पहला वाला। जब तुम लोग दूसरा वाला सॉल्व करोगे तो दूसरा वाला कुछ ऐसा आता है, 7.3 C2 प्लस 13.31 C3 इक्वल्स टू 7.74। सो ये दो इक्वेशंस तुम लोग को मिलेगा, दोनों भी इक्वेशंस कैलकुलेटर में डालने का सॉल्व होगा। तुम लोग को C2 का वैल्यू कुछ मिलेगा 6517, इसे अप्रोक्सीमेट 2.652 लिख सकते हो, 3 डिजिट तक लिखना है। C3 ये वैल्यू कुछ आएगा -0.869। चलो आंसर लिखना है, क्या करना है, C2 C3 और प्रीवियसली C0 और C1 ऐसे 4 वैल्यूज तुम लोग को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या करना है, y इक्वल्स टू C0 का वैल्यू जो पुराने ज़माने में मिला है, 10 साल हो गया उसको, वो लिखना है 1। नेक्स्ट C1 का वैल्यू जो तुम लोग को मिला था वो था 0.1 माइनस 2C2 माइनस 3C3। यहाँ पर तुम लोग को C2 C3 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। आगे प्लस C2x² प्लस C3x², ये जो तुम लोग का इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन में तुम लोग को C2 और C3 ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने, C2 और C3। सो ये सब्स्टिट्यूट करके तुम लोग का लास्ट सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 प्लस 0.1 माइनस 2 इंटू 2.657 माइनस 3 इंटू ये वैल्यू था -0.869x प्लस अगेन C2 का वैल्यू 2.657x² माइनस 0.869x³
ये तुम लोग का लास्ट आंसर रहेगा। एंड अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया कि फाइंड y ऑफ 0.25, जैसे इस क्वेश्चन में भी था, सिमिलरली ऐसे कुछ तो था, तो क्या करना है, x का वैल्यू 0.25 रखना है। कहाँ पर, इस वाले इक्वेशन में। तो कैलकुलेटर पे x के जगह पर ये वाला वैल्यू रखो, तुम लोग को लास्ट आंसर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम लोग को FEA के बारे में, इस कोर्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बाकी का कंटेंट भी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, FEA का कोर्स का लिंक वहाँ पर दिया है, उसे परचेस करो एंड तुम लोग FEA के सारे लेक्चर्स अनलॉक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।